बेटा, हम लोग जो है आज पिनेकल बायोलॉजी का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। ठीक है ना। जिसमें सिलेबस जो है आपका वो यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर, जिसमें सेल है, यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा चैप्टर हो गया आपका बायोमोलिक्यूल्स, और जो थर्ड चैप्टर है वो हो गया आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसके बाद यूनिट 4 से जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और उसके बाद रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है ना। ये 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं आपके, है ना। पहला क्वेश्चन यानी कि 61 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कह रहा है। कह रहा है सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स पर जो है वो सेंट्रोमियर, वो यहाँ पर अगर है, अगर सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर पर है, तो इसे हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक। इसे कह देते हैं मेटासेंट्रिक, जिसमें ये दोनों आर्म्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है ना। और सेंट्रोमियर कहाँ होगा, बीचों बीच में। इसे हम लोग वी शेप क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, वी शेप क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि अगर ये सेंटर से थोड़ा सा दूर होगा, थोड़ा सा सेंटर से दूर होगा, तब इसे हम लोग कह देते हैं क्या, सब मेटासेंट्रिक। है ना। मेटा और कैसा, सब मेटासेंट्रिक, यानी सेंटर से थोड़ा सा दूर या उसके आसपास यहाँ होगा। तो इसे जब सब मेटासेंट्रिक होगा तो इसे हम लोग एल शेप कहते हैं, यानी ये जो है वो वी शेप क्रोमोसोम्स होता है, ये जो हो गया वो एल शेप क्रोमोसोम्स हो गया। अब अगर ये नियर द टर्मिनल पॉइंट होगा, है ना, यानी कि टिप के आसपास होगा यहाँ पर, इसे आप कह देते हैं कौन सी, एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं, एक्रो। और यही पूछा है, वेरी क्लोज टू वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, है ना, एंड के पास होता है, तब इसे हम लोग कह देते हैं क्या, एक्रोसेंट्रिक। और इसे जो है हम लोग जे शेप क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, इसको, एक्रोसोम को। जबकि अगर ये सेंट्रोमियर टिप पर होगा यहाँ पर, तब इसे आप कहेंगे क्या, टीलोसेंट्रिक। और इसे हम लोग आई शेप क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया आपका एक्रोसेंट्रिक होगा। क्यों, जैसे कि ये वेरी क्लोज होता है कौन सा, सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम्स पर। ठीक है बेटे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड इन। तो राइबोसोम्स जो होते हैं, ये 2 टाइप्स के राइबोसोम्स पाए जाते हैं सेल्स में, जिसमें एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। ये दोनों जो है वो 2 सब यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, जिसमें 70S जो होता है, इसमें लार्जर सब यूनिट जो है वो 50S है ना, और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30S है। जबकि जो 80S होता है, इसमें भी 2 सब यूनिट होती हैं, जिसमें लार्जर सब यूनिट जो है वो 60S है, और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40S है। ये जो 80S राइबोसोम्स होते हैं, ये पाए जाते हैं यूकैरियोट्स। इसमें पाए जाते हैं बेटे, यूकैरियोट्स में, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। जबकि तो ये 70S राइबोसोम्स हैं, ये जो है वो पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आइए कह रहा था कि प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स नॉट फाउंड इन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है वो कहां पर नहीं पाया जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, अभी एक्सप्लेन किया आपको। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। ठीक है। कहां नहीं पाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ आर ई आर। आर ई आर फुल फॉर्म क्या है बेटे इसकी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जिनके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, उन्हें हम लोग कह देते हैं रफ, और जिस पर ये नहीं होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्मूथ। ठीक है ना। इनमें जो होता है वो 80S होता है, इसमें नॉट ही पूछा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड इन ऑन द सरफेस ऑफ आर ई। तो आर ई आर कहाँ पाया गया, यूकैरियोटिक सेल्स में, है ना। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इनलार्ज होकर के फोल्डिंग्स बना लेती हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसमें राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से वो 2 तरीके की हो गई, प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से। अगर उसमें जो है राइबोसोम्स होगा, अटैच होगा, तो उसे आप रफ कह देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और नहीं होगा तो उसे हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैरा 63, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको
सेट करना है इसमें से। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल लाइफ फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो एक ही सेल से बनी होती है, उनको सरवाइव करने के लिए जितने भी फंक्शंस करने होते हैं वो उसी एक सेल्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। ये बात सही है ना, यूनिसेलुलर में। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्कवर अ लिविंग सेल्स, है ना, और उसको उन्होंने क्या कहा था? एनिमल क्यूल्स कहा था, क्योंकि उनको नेकेड आई के थ्रू देखे नहीं जा सकते थे, इसलिए उनको एनिमल क्यूल्स कहा था। रॉबर्ट हुक लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पर। रॉबर्ट हुक ने जो है वो डेड सेल डिस्कवर की थी सबसे पहले, है ना, जिसमें हनी कॉम, है ना, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे उसमें। तो यहाँ पर रॉबर्ट रॉबर्ट हुक की जगह पे ब्राउन होना चाहिए था। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो है वो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके लिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेल थ्योरी के लिए है, ये आपको बताना है। तो सेल थ्योरी क्या कहती थी भाई? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के मिलने से बने हुए हैं। ठीक है, और क्या कहती थी? न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले से सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं के डिवीजन से या उन्हीं से नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। कह रहा है यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, बात सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन ये सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लूबेरी, स्टेटमेंट है इसमें, लेकिन जो सेल थ्योरी की बात कर रहा है तो उसमें सेल थ्योरी को जो ये प्रिफर कर रहा है, यानी सेल थ्योरी के साथ ही अटैच हो रहा है, तो वो है आपका बी और सी, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सेकंड, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 65 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियस, सेलेक्ट द राइट चॉइस, है ना। न्यूक्लियस को लेकर के आपको ये स्टेटमेंट देखने हैं आपको। तो कह रहा है कि नॉर्मली, यानी कि जनरली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, बिल्कुल बात सही है कि नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन लेस होता है ना, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसी के लिए शब्द यूज कर देते हैं हम लोग, न्यूक्लियोलस। ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। ठीक है, फिर कह रहा था आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूअस विथ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था, कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वही जो है इनलार्ज होकर के फोल्डिंग्स बना लेती हैं, है ना, जिन्हें हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडो मतलब इंडोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसके 2 पार्ट्स हो गए। बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ जो पार्ट होता है उसे हम लोग एंडोप्लाज्म कह देते हैं, और जो अंदर की तरफ प्लाज्म होता है उसे हम इंडोप्लाज्म कह देते हैं। तो इंडोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क के जैसा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गड़बड़ हो गया। न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज फॉर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। ठीक है, उसी के थ्रू जो है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब जो स्प्लाइसिंग होने के बाद जो मूवमेंट होता है एमआरएनए का, वो जो है इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है ना, प्रोटीन्स भी इनसे जाती हैं। तो इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था न्यूक्लियस से रिलेटेड, तो हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हुए हैं। ए करेक्ट है और करेक्ट है आपका डी। बी और सी जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ए और डी हमें ढूंढना है, तो ए और डी बेटा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, कुछ यहाँ पर जो है वो टर्म दिए हुए हैं, कह रहा है कि इनमें जो है इनको साइज की बेसिस पर ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जो इन सब में से सबसे बड़ी सेल होगी उसको हमें सबसे पहले रखना है। तो सबसे बड़ी सेल इनमें से कौन कौन सी है? ऑस्ट्रिच है। कौन सी है? ऑस्ट्रिच है। ठीक है ना, सबसे बड़ी सेल हो गई कौन सी? ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच 2 ऑप्शन में दे रखा है बेटा, एक यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, यहाँ भी सॉरी 3 ऑप्शन में दे रखा है।
ऑस्ट्रिच के बाद आ गए आपके ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी दो ऑप्शन में है आपका। ह्यूमन आरबीसी के बाद आ गया आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ। सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एग होती है, उसके बाद आपकी ह्यूमन आरबीसी है, फिर बैक्टीरिया, और सबसे छोटा कौन सा, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, क्लोरोमोनियलाइट ऑर्गेनिज्म। ये फोर्थ हो गया आपका स्टेटमेंट आंसर इसका। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, कह रहा है प्लास्टिड जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, और स्टोर ऑयल्स एंड फैट। तो वो प्लास्टिड्स का नाम हमें बताना है जो स्टोर करता है ऑयल और फैट्स को, और वो कौन है, पीलियोप्लास्ट है, ठीक है ना। ये जो है इसको ऑयल्स और फैट को स्टोर करते हैं। वेर एज सेकेंड जो है, सेकेंड बताना है आपको क्या, स्टोर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स को कौन कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, है ना। एक ही ऑप्शन में था आपका एलियो, यही आंसर हो गया आपका। जबकि एमाइलोप्लास्ट जो होगा, एमाइलेज, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है ना। और क्रोमो जो हो गया ये कलरफुल पिगमेंट्स के लिए होता है, ठीक ना। क्रोमो शब्द का मतलब है कलरफुल पिगमेंट्स, ठीक। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, 68 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है ग्लाइसिन द आर ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाई। ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड जो होते हैं वो मीथेन के डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, अल्फा कार्बन। तो मीथेन में यहाँ पे सभी जगह पर एच एच होता है, 4H होता है, CH4 होता है। तो उसमें से एक H जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है ना। एक H रहता है, और एक H जो है रिप्लेस हो जाता है एमाइन ग्रुप से, NH2 से। यहाँ एमाइन ग्रुप है और यहाँ एसिडिक ग्रुप है, इसी को मिला करके आप कह देते हैं क्या, एमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। और एक होता है यहाँ पर आर वेरिएबल ग्रुप, ये आर जो है वो एल्काइल ग्रुप होता है। ये जो आपके सामने केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक जनरल या कॉमन स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है किसका, अमीनो एसिड्स का। जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो 20 टाइप्स की अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होती हैं, उनमें, या जो भी और अमीनो एसिड्स होती हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इस आर का होता है। और इस आर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है एच, यानी कि इस आर की जगह पे अगर एच लिखा जाए तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स बनेगी, और उसका नाम होता है ग्लाइसिन। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा कि आर ग्रुप में जो है वो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है ना। तो कह रहा है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। क्यों, जैसे कि जो एडिनिन और गुआनिन ये दोनों तो आपके प्यूरिन हो गए, ये दोनों क्या हो गए, प्यूरिन हो गए आपके, है ना। और साइटोसिन और थाइमिन जो है ये हो गया आपका कौन सा, प्रीमिडीन, प्रीमिडीन्स हो गए, है ना। और दोनों जो है वो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो प्यूरिन होता है इसमें डबल रिंग थी, है ना, डबल रिंग थी आपकी, और जो प्रिमिडीन्स होते हैं उनमें सिंगल रिंग पाई जाती है। याद रखने के लिए आपको बताए थे क्या, नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रिमिडीन का नाम बड़ा है और दर्शन उसके छोटे हैं, और प्यूरिन का नाम छोटा है, दर्शन उसके बड़े हैं। ये दोनों हैं क्या, ये दोनों हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस यानी कि ऐसे बेस जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपने जो है इसमें नंबरिंग की थी, है। तो जो ऑड नंबर थे 1 3 पर नाइट्रोजन था, और यहाँ पर फर्स्ट 3 और यहाँ पे 7 और 9, इन प्लेसेस पे नाइट्रोजन था, और इनके बीच में यहाँ पर क्या था, कार्बन, जो रेस्ट प्लेसेस रह गए, ये कार्बन थे यहाँ पे, ठीक है ना। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड था, अल्टरनेट डबल बॉन्ड था। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर बना है किसका, प्यूरिन का, और ये कॉमन स्ट्रक्चर बना है प्रीमिडीन का। इन दोनों में रिंग था, और रिंग में जो है वो नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन, या कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन की रिंग है, अगर सिर्फ कार्बन की होती तब इसे हम लोग होमोसाइक्लिक कहते हैं। यहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं, या एक ही नहीं है, एक से अलग भी दूसरा कंपाउंड एटम भी है, इसलिए इसे आप कह रहे हैं क्या, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर याद है ना, एडेनिन में क्या होगा, इस प्लेस पर यहाँ पर अगर NH2 लगा होगा इस कार्बन पर, 6 प्लेस पर, तो हो जाएगा एडेनिन का। और गुआनिन का क्या करते थे हम लोग, वो NH2 यहाँ आ जाएगा सेकंड प्लेस पर, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, वो हो जाएगा किसका, गुआनिन का। और साइटोसिन में क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2, वो हो गया साइटोसिन का। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, दोनों जगहों पर डबल बॉन्ड O हो जाए, यहाँ सेकंड पर भी और
फोर्थ पर भी तो वो हो जाता था यूरेसिल का, और उसी यूरेसिल में अगर फिफ्थ प्लेस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता था तो उसे हम लोग थाइमिन कहते थे। इसी वजह से थाइमिन का एक और नाम था क्या, 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, वो भी डीएनए में, क्योंकि थाइमिन दिया है इसका मतलब डीएनए की। डाइटरी प्रोटीन्स यानी कि जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, आर सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे आपने कह दिया नॉन एसेंशियल। और जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते उन्हें हमें बाहर से लेने की, यानी कि न्यूट्रिशन के रूप में लेने की जरूरत पड़ती है, उसे आप कह देंगे क्या, एसेंशियल। क्यों, क्योंकि उसकी आपको जरूरत है। तो डाइटरी प्रोटीन्स वही होती है जो बाहर से ली जाती है, उन्हें एसेंशियल कह देते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टर्सरी लिखा है बेटा, टर्सरी। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वार्टरली कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर है ना, जिसमें जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर याद करिए, जिसमें प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड जो है जब पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ती हैं तो एक चेन का फॉर्मेशन करती है, उस चेन को हम लोग कहते थे, उस स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर वो राइट हैंडेड क्वाइलिंग हो जाती थी उसके अंदर, तो उसे हम लोग कहते थे वो सेकेंडरी है। और अगर वो ऊन के गोले की तरह से ऐसे से लिपटा हुआ रहता था तब उसे हम लोग टर्सरी कहते थे। और दो या दो से ज्यादा जो है उस जब स्ट्रक्चर सेकेंडरी मिल जाते थे तो उसे हम लोग कह देते थे क्या, क्वार्टरली स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन क्वार्टरली का स्ट्रक्चर है। इन चारों में से किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रोटीन किस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए टर्सरी स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, ये हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, थर्ड वाला। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, बिल्कुल बात सही है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, लेकिन कहा भाई, इन द होल बायोस्फीयर, ये गलत हो गया। कोलेजन जो है वो मोस्ट एबंडेंट तो है, लेकिन कहाँ, एनिमल में, एनिमल में। जबकि होल बायोस्फीयर में कोलेजन नहीं है। कौन है, रूबिस्को। कौन है, रूबिस्को, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें जो है आपके स्टेटमेंट कितने सही हुए, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ जो है वो आपके नहीं है, तो आंसर हो गया आपको करेक्ट ही पूछा ना बेटा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो फोर्थ हो गया। कह रहा हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन palmitic acid and arachidonic acid represent respectively excluding the carboxylic group। ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूडिंग बोल रहा है, ठीक है ना। जबकि जो फैटी एसिड्स का फॉर्मूला था वो क्या था, RCOOH। ठीक है ना, तो जो पामिटिक एसिड होता है उसमें टोटल, पामिटिक एसिड में जो टोटल कार्बन होते हैं वो होते हैं 16 कार्बन। और जबकि आर्चिडोनिक एसिड जो होता है इसमें टोटल कार्बन होते हैं 20 कार्बन, इंक्लूडिंग दिस। लेकिन इसने क्या किया है, इसको छोड़ के पूछ रहा है, इसको छोड़ के पूछ रहा है, तो इसको मतलब एक्सक्लूड करके पूछ रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो पामिटिक एसिड में हो जाएंगे आपके कितने, 15 कार्बन, और जो है आर्चिडोनिक एसिड में हो जाएंगे 19 कार्बन, है ना। तो 15 और 19 कार्बन, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो, क्योंकि पहले जो है उसने पामिटिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, इसी के अगर और स्ट्रक्चर लिखते हैं आप, बताया आपको कि ये जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे 16 कार्बन के लिए फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो एग्रीगेट फॉर्मूला लिखिए, उसका फॉर्मूला था CnH2nO2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, तो ये फॉर्मूला हो गया C16H32O2। ठीक है, अब इसको अरेंजमेंट में अगर आप लिखते हैं क्या हो जाएगा, इस एक तरफ COOH आ जाएगा, है ना, और उसके बगल में CH2, और उसके साइड में यहाँ पर CH3। तो CH3 और COH ये तो फिक्स रहते हैं, ये कितने हो जाएंगे, तो ये 1 कार्बन और 2 कार्बन, टोटल कार्बन कितने थे 16, ये हो जाएगा आपका 14, ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा पूरा। जबकि आर्चिडोनिक एसिड में जाएंगे तो ये चूंकि जो है ये तो आपका सेचुरेटेड था, वो हो जाएगा अनसेचुरेटेड में, वहां पर जो फॉर्मूला चेंज हो जाता था, 2n-2x होता था, और x जो था वो डिनोट करता था क्या, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और आर्चिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 हाइड्रोजन जो है उसमें से माइनस कर दी जाएगी, किसमें से, 40 में से, यानी कि वो आएगा आपका कितना, C20H32O2। ठीक है ना, और फिर उसको अरेंजमेंट बताया आपको कैसे, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड जहां भी आएगा डबल बॉन्ड के अगल बगल CH होगा, है ना, और उसके बगल में CH2 होगा,
और एक तरफ लास्ट में इधर COH होगा और उधर लास्ट में जो होगा CH3 होगा, और बीच में कितने डबल बॉन्ड आएंगे? 4 डबल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइबोजाइम्स आर, है ना, एक्सेप्शनल केस है एंजाइम्स का। ऑल ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है ना, राइबोजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, और कैसा? RNA, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें भी किस टाइप का? 23 rRNA होते हैं, है ना। तो ये जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं आपके लिए, एक्सप्लेन कर देते हैं। एंजाइम्स विथ क्वार्टरली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन तो ये है ही नहीं, ठीक है ना। और वैसे भी एंजाइम्स जो होते हैं वो क्वार्टरली नहीं टर्सरी में होते हैं, ठीक है ना, मेनली। फ्रेगमेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोस कंटेन राइबोसोम्स, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है इसके लिए, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक एंजाइम्स है, नहीं, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है जो कि एंजाइम्स की तरह से बिहेव करता है। टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट्स क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोटिक में तो 80S होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाता है। इसी वजह से इसको, और इसका अपना DNA भी होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी वजह से इनको सेल इन अ सेल कहते हैं, या ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से जाने जाते हैं, है ना। इनके अंदर कौन सा होता था? 70S, और 70S के टू सब यूनिट थे 50S और 30S, है ना। तो ये हो गया आपका 50S और 30S। इनमें भी अगर स्ट्रक्चर्स की अगर आप बात करते हैं, तो जो 50S होगा आपका, और ये हो गया आपका 30S। तो 30S में जो राइबोसोम्स होता है वो होता है आपका 16S rRNA, 16S rRNA। जबकि लार्जर जो, या बड़ी जो सब यूनिट थी इसकी, उसमें जो है 5S rRNA एक होता है, राइबोसोमल RNA, और होता है इसमें 23S rRNA। ये लार्जर सब यूनिट में होते हैं, ठीक है ना। जबकि यही जो है हम लोग यूकैरियोट्स के अगर बात करें, है ना, ये तो प्रोकैरियोट्स में भी होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, ठीक है ना। अब यही अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं अगर आप, तो अब उसमें ये होता, अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया होता, सिर्फ यूकैरियोटिक पूछा, तो ये होता। इनमें जो दो सब यूनिट है, तो जो 60S होता है और जो 40S होता है, तो 40S में जो था वो होता है वो 18S rRNA होता है ना, राइबोसोमल RNA होता है। जबकि 60S में जो है वो 5S होता है, 5S के अलावा 5.8S rRNA होता है, और होता है 28S rRNA होता है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है ना। तो इनमें भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा rRNA है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो है वो कॉमन होता है, वो होता है बेटा 5S। 5S rRNA प्रेजेंट बोथ इन 70S rRNA एंड 80S rRNA, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक RNA, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे हो गए RNA टाइप, याद नहीं रहता हम लोगों को। 80S वाला जो होगा, यानी कि जब ये सब यूनिट्स मिलेंगी आपस में प्रोटीन सिंथेसिस के समय, तो 80S में ध्यान रखिएगा, यहां भी 8 आता है। इनमें जहां जहां 8 आ रहा है, 8 8 और 8, ये सब किसके हो गए? यूकैरियोट्स के, ठीक है ना, ये सब किसके हो गए? यूकैरियोट्स के हो गए। और जो रह गया वो प्रोकैरियोट्स का। और इसके साथ एक ध्यान रखना है कि 5S RNA प्रेजेंट इन बोथ 70S RNA एंड 80S RNA, दोनों की लार्जर सब यूनिट में होता है। नॉर्मली ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो डिसोसिएट होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कि जब ट्रांसलेशन होना होता है, सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण होना होता है, तब ये एसोसिएशन होता है इनका। और इनकी एसोसिएशन के लिए Mg+2 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के साथ ही ये दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। चलिए, तो आंसर हो गया आपका ये 72। नेक्स्ट आइए, कॉलम मैचिंग है बेटा। कह रहा है आरबीसी, तो आरबीसी आर जो है वो राउंड एंड बाइकॉनकेव, आरबीसी हो गई राउंड एंड बाइकॉनकेव। तो आरबीसी जो राउंड और बाइकॉनकेव बेटा यहाँ पे 2 ऑप्शन में दे रखा है, और हमें मैच करना पड़ेगा। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो अमीबॉयड मूवमेंट शो करती है, ठीक है ना। तो इसका हो गया थर्ड, आंसर हो गया आपका थर्ड, ठीक है ना। इसके अलावा कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स दे रखे हैं जो कि लॉन्ग और नैरो सेल्स होती हैं, और नर्व सेल्स जो होती हैं वो ब्रांच्ड और लॉन्ग होती हैं, ठीक है ना। आंसर आ गया आपका कौन सा? कह रहा है विच वन इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच हुआ है?
तो एसिडिक अमीनो एसिड। अब ये भी देखिए बात, जो स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया था अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में कि यहाँ पर COOH होता है ना, यहाँ पर H होगा और ये हो जाएगा आपका NH2 एमाइन ग्रुप और यहाँ पर R होगा। तो ये R जो है ये डिसाइड करेगा कि वो अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है या एरोमेटिक है। कैसे पहचानेंगे? अगर ये आर पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो वो न्यूट्रल होगा। अगर यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की चेन के साथ, अगर कार्बन हाइड्रोजन की चेन के साथ अगर COOH लगा है तो वो एसिडिक हो जाएगा। अगर उस कार्बन हाइड्रोजन चेन के साथ अगर इसमें NH2 भी लगा है तो वो हो जाएगा बेसिक, है ना। और अगर इसमें अगर कहीं सल्फर आ गया, जिसके दो ही एग्जाम्पल थे, मिथ्योनिन और सिस्टीन, तो अगर सल्फर आ गया है बीच में तो वो जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, है ना, रिंग बन रही है यहाँ पर, इसे बेंजीन रिंग है, तो अगर रिंग बन रही है तो वो हो जाते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अमीनो एसिड्स, तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, वहां पे COH आता है कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ, दो ऑप्शन में दे रखा है। बेसिक अमीनो एसिड लाइसीन, लाइसीन और आर्जिनिन, ना, ये आपके आगे भी पढ़ेंगे आप, या इसमें डीएनए के जो है वो पैकेजिंग में पढ़ते हैं हम लोग कि डीएनए जो है वो निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। और ये जब इसकी पैकेजिंग होती है, यानी कि जब ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे पहले क्रोमोसोम्स बनने से पहले ऐसा नहीं होगा ना कि डायरेक्ट डीएनए से क्रोमोसोम्स बन जाएगा, पैकेजिंग होती है, कई फॉर्म में वो चेंज होते हैं। पहले बनता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो डीएनए जो कि निगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स के मिलने से बनता है, कॉम्बिनेशन से। हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो बेसिक होती हैं। क्यों बेसिक होती हैं? कि उससे कि उनमें लाइसीन और आर्जिनिन बेसिक एमाइनो एसिड प्रेजेंट। ठीक है ना, तो ये लाइसिन हो गया। यहाँ पे सॉरी वेलिन दे रखा है, और वेलिन जो होता है वो न्यूट्रल है, इसका सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट। आइडेंटिफाई करने में कभी मत घबराइएगा, इसमें देखिएगा आप, है ना, पहली बात तो ये होने चाहिए। और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की अगर सिर्फ चेन है तो वो न्यूट्रल होगा। यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर दिया नहीं, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन में, है ना, नीट में भी आया हुआ। यहाँ पर लास्ट में अगर COH लगा होगा तो बेसिक हो जाएगा, सॉरी एसिडिक हो जाएगा। NH2 लगा होगा वो हो जाएगा क्या, बेसिक। और अगर जो है वो रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं तो हो जाएगा क्या, एरोमेटिक। ठीक है ना, और न्यूट्रल का बता ही दिया आप। ठीक है, आइए। A protein is imagined as a line. The left end is represented by the first amino acid, है ना, और the right end जो है represented by the last amino acid. The first and last amino acids are called. ठीक है, तो जो भी अमीनो एसिड्स होंगी, तो जो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक अमीनो एसिड्स मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर ये है अमीनो एसिड, यहाँ हो गया NH2, यहाँ हो गया H, और ये हो गया R। और ये इधर ये हो गया आपका कौन सा, लेफ्ट साइड, तो इधर हो गया, ये हो गया लेफ्ट साइड, और इधर मैं लिख रहा हूँ राइट साइड। तो राइट साइड में ऐसी ही अमीनो एसिड होगी, मान लीजिए NH2, C और COOH, H, और यहाँ पर R2 लिख लीजिए, मान लीजिए R1 और R2 लिख लीजिए। ठीक है ना, अब इनके और इनके बीच में बॉन्ड, यानी किसके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइन ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो mRNA के फिफ्थ एंड पर होता है, और ये जो होता है वो थर्ड साइड में होता है, थर्ड एंड साइड में होता है। बॉन्ड जो बनता है पेप्टाइड बॉन्ड वो ऑलवेज 5 to 3 बनता है, ऑलवेज 5 to 3। कैसे याद रखेंगे, लार्ज नंबर है 5 to 3, 5 लार्ज है, 3 जो है शॉर्ट, इधर से इधर की तरफ बनेगा। वैसे भी ये बड़ा ग्रुप है, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं आप, और ये छोटे, तो ये इधर से इधर बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या हुआ, जो सबसे पहली अमीनो एसिड्स होगी जो लेफ्ट साइड में होगी, उधर क्या फ्री रह गया बेटा, N, यहाँ पर N फ्री रह गया। इस वजह से लेफ्ट साइड को जो है वो N टर्मिनल के नाम से जानते हैं, और जो इधर लास्ट में रहेगी इसमें क्या फ्री रह जाएगा, C फ्री रह जाएगा। इस वजह से इसे C टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो जो भी चेन बनेगी उसमें लेफ्ट साइड में जो है वो N टर्मिनल होगा, और राइट साइड में जो है वो C टर्मिनल होगा। तो N टर्मिनल अमीनो एसिड एंड C टर्मिनल अमीनो एसिड रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, राइट और लेफ्ट का ही पूछा हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट में N टर्मिनल हो गया, लास्ट में C टर्मिनल हो गया। ठीक है ना, ठीक है, ये ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, लेकिन उसको टर्मिनल N टर्मिनल कहते हैं। ठीक है ना, ये तो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें हो सकता है कंफ्यूजन आप कि अमाइनो
ग्रुप लिखा हुआ है, NH2 लिखा हुआ है कि जो है टर्मिनल अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल अमीनो एसिड, लेकिन होते हैं, लेकिन नाम क्या दिया इसने, नाम पूछा हुआ है, रिप्रेजेंटेड किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं ये, ठीक है ना, तो ये इनके और इनके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है ना, अल्फा अमीनो एसिड यानी कि जो मीथेन होता है ना, उसी में जो अल्फा कार्बन है जो अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़ी सॉरी हाँ हाइड्रोजन से जुड़ी होती है, तो इसमें जो है वो हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर ये चीजें तो कॉमन होंगी इसमें, ये ग्रुप तो कॉमन होंगे इसमें, लेकिन जो है ये आर ये सब में अलग अलग। प्रोटीन्स जो है वो हेट्रोपॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड्स की, क्योंकि कोई भी प्रोटीन एक ही अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से नहीं बनती, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं कि जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है वो एक ही टाइप है और इसके न्यूमरस ग्लूकोज के मिलने से जो है वो आपका पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ग्लूकेन कह रहे हैं आप, स्टार्च कह रहे हैं, ग्लाइकोजन कह रहे हैं, तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उससे ग्लूकेन टर्म यूज होता है, अगर फ्रक्टोज से बनेगा तो फ्रक्टेन टर्म यूज करते हैं, है ना, अगर राइबोज से बन रहा है पॉलीमराइजेशन से एक ही टाइप के तो उसे कहते हैं होमोपॉलीमर, जबकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन में वो वही होती है, वो फिक्स होती है, वो होती है मिथ्योनिन, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है वो अमीनो एसिड जुड़ करके एक प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोटीन चेन में अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, इसलिए उसे आप कहते हैं क्या, हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो मतलब होगा डिसिमिलर, पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल, नहीं, अमीनो एसिड जो होंगी वो एसिड सॉल्युबल में मिलेंगी, जबकि प्रोटीन्स चूंकि ये पॉलीपेप्टाइड्स हो गए यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, तो ये कहाँ मिलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे, ठीक है ना, जो फिल्टर नहीं हुए थे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो कह रहा है कि सेशन जो है वो ट्रू है और रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है। ईस्ट सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्स एवरी, तो ईस्ट सेल जो होता है वो 90 मिनट में जो है वो डिवाइड होती है, जबकि ई कोलाई 20 मिनट में होता है, वो 24 आवर्स में ह्यूमन सेल होती है डिवाइड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वीसेंट स्टेज करेक्ट बता रहा था, क्वीसेंट स्टेज क्या था, जी नॉट था, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। सिंथेसिस फेज एस फेज को कहते हैं, ये भी गलत हो गया। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एनाफेज, ये सही है बेटा, क्यों, जैसे कि जो टू क्रोमेटिड्स होते हैं, दो क्रोमेटिड्स होते हैं और ये दोनों क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं किससे, सेंट्रोमियर के, सेंट्रोमियर के थ्रू, जब ये जी1 फेज में है तब ये ऐसे, ठीक है ना, जब ये जी2 फेज में जाएंगे तो क्या होगा, इनमें डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, इनमें डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, किस फेज में, एस फेज में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहेंगे, अनचेंज रहेगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, और ये भी समझ में थोड़ा सा नहीं आता बहुत से बच्चों को, इसके लिए क्या समझाएं आपको, जैसे मान लीजिए मैं एक बॉडी हूं, ठीक है ना, तो मेरी काउंटिंग में मतलब 1 है, हम एक हैं, मेरा वेट जो है वो मान लीजिए 50 kg है, सपोज करिए, ठीक है ना, तो जो 50 kg अमाउंट है वो डीएनए है, और जो मेरे नंबर हैं, मेरी संख्या है वो क्या है, वो क्रोमोसोम्स के नंबर है। कुछ समय के बाद, एस फेज के बाद, रहा मैं वही नहीं हूं, लेकिन मेरा वेट गेन कर गया, मैं 50 से 100 kg का हो गया, तो काउंटिंग तो मेरी वही रही ना, वो तो चेंज नहीं हुई ना, मैं अभी भी एक हूं, पहले भी एक था, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो क्या हो गया, डबल हो गया, और वो जो अमाउंट डबल हुआ है वो ऐसा नहीं है ना कि 50 kg ये रखा है अलग, 50 kg ये अलग रखा है, वो 50 kg जो पहले था और जो बाद में 50 kg बढ़ा है, गेन किया है मैंने, वो सब आपस में क्या है, मिक्स है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये हो, ये अभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। फिर ये ऐसे बनते हैं, मेटाफेज में जो है इक्वेटर पे आ जाते हैं, दोनों पोल से अटैच हो जाते हैं और काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। जब एनाफेज आता है तो ये जो है वो खींचते हैं इधर की तरफ, एक इस पोल की तरफ और एक इस पोल की तरफ, जब ये खींचेंगे तब ये जो है आपका सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, सेंट्रोमियर जब डिवाइड होगा तो सेंट्रोमियर जो है वो टूवर्ड्स द पोल होगा, पोल की तरफ होगा, और इसकी जो आर्म होगी वो इनके पीछे पीछे चल रही होगी। यही जो क्रोमेटिड है जो इसके ऊपर ओवरलैपिंग थी डीएनए की, यही जब थोड़ा और आगे जाएगा तो ये जो है वो खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे,
और ये अब एक क्रोमोसोम्स इधर बन जाएगा और एक उसी तरीके से क्रोमोसोम्स इधर बन जाएगा, है ना, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, ये स्टेटमेंट, ठीक है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है, प्रोफेज में नॉर्मली होता है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन यानी कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो जो है वो प्रोफेज में होता है और अर्ली मेटाफेज में होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। मेटाफेज में आते आते कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इसने करेक्ट मैच का पूछा था इसने, ये हो गया आपका क्या, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग जो होगी, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग आपकी एनाफेज में होती है, जबकि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन जो होता है वो प्रोफेज में होता है मेनली। अब आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एस फेज, यानी कि सिंथेसिस फेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सिंथेसिस फेज लाइफ साइकिल में जो है वो हो गए आपके 4 स्टेजेस सेल साइकिल में, जिसमें आप ये जो टाइम है ये हो गया आपका इंटरफेस, है ना, नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। और इंटरफेस के जो है वो फिर से सब स्टेजेस थे, G1, S, G2 और एम फेज, जो कि डिवीजन फेज था। एम फेज के 2 पार्ट हो जाएंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं सेल साइकिल में, G1, S, G2 और एम फेज, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए हमने ये कहा था कि जैसे हम लोगों का भी लाइफ साइकिल होता है ना, हम लोगों का भी पूरा एक लाइफ साइकिल है। बर्थ होती है ना, बर्थ के बाद हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर जैसे ही स्कूलिंग के बाद हम लोग फिर जॉब करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, फिर उसके बाद शादी होती है हम लोगों की, फिर बच्चे होते हैं और उसके बाद फिर डेथ हो जाती है। वही सेम स्टेज आप यहाँ, ये सेल जो है वो जो है बॉर्न हुई है, पैदा हुई है, जीवन फेज है ये, फर्स्ट ग्रोथ फेज है ये, ठीक है ना। जब आप बर्थ लिए थे और घर में चलना फिरना सीखा, बोलना सीखा आपने, वो फेज जो है आपका कौन सा है, जीवन फेज, मेटाबॉलिकली एक्टिव है ये, ठीक है ना। इसके बाद आप घर से बाहर चले स्टडी करने के लिए, कुछ बनने के लिए, वो हो गया क्या, सिंथेसिस फेज। यहां पर उसको हम लोग एस फेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें क्या होता था, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम या अनचेंज, भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक है ना। देन उसके बाद G2 फेज, जैसे ही आप स्टडी करेंगे उसी के हिसाब से या उसी के पैरेलली आपको जो है वो जॉब मिलेगी, पैसे अर्न करेंगे आप, और उसी बेसिस पर जैसे भी आप पैसे अर्न करेंगे, जो भी आपकी सोसाइटी में रेपो होगी उसके हिसाब से मैरिज होगी, और ये रिप्रोडक्टिव फेज मिलेगा, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव फेज क्यों आया, इससे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने बर्थ लिया है उनकी डेथ निश्चित है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी डेथ से पहले अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, वो है रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहाँ पर सेल के लिए उसे एम फेज के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है इट ऑकर्स बिटवीन G1 एंड G2 फेज, बिल्कुल बात सही है कि इसके बीच में आता है, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट सही। इट मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एट द एंड ऑफ दिस फेज डीएनए इज डबल बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन अनचेंज्ड, बात सही है, ठीक है। एज द डीएनए इज डबल्ड इन दिस फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आल्सो डबल्ड, नहीं ये गलत है ना, अनचेंज रहता है, ठीक है। कैसे रहता है बताया मैंने, अपना एग्जांपल लेके बताया। अमाउंट ऑफ डीएनए चेंजेस फ्रॉम 2C टू 4C, कि अगर इनिशियल अमाउंट जो है वो 2C है ना, जैसे मैंने कहा था मैं 50 केजी का हूं, तो जो आफ्टर एस फेज डबलिंग हो जाएगी तो 50 से 100 केजी का, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इसमें आपके जो है फोर्थ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, ठीक है ना। तो फोर्थ हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ, सेकंड आ गया आपका, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ यहाँ भी दे रखा है, फोर्थ यहाँ भी दे रखा है और ऑल में तो फोर्थ आ ही गया, तो ये होगा ही आपका, ऐसे भी देख सकते थे। कह रहा विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, है ना, कि माइटोसिस जिसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते थे, जो कि सोमेटिक या वेजिटेटिव सेल्स में होता था, उसमें क्या नहीं होगा, तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन बिल्कुल होगा भाई, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, ठीक है ना। जैसे कि जो डीएनए होगा वो कंडेंस होगा और पहले क्रोमेटिड फिर बाद में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल्स, बिल्कुल, अगर एनिमल सेल होगी तो, है ना, क्योंकि सेंट्रियोल्स ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, और सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है, तो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विथ टू क्रोमेटिड्स ज्वाइंट टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, बिल्कुल बात सही कि जो टू क्रोमेटिड्स होंगे
है ना, जिनमें डबलिंग हो चुकी होगी डीएनए की, ये जो है वो सेंट्रोमियर के थ्रू आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे या अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी बेटा, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन मियोसिस, और वो भी किस फेज में, प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट के भी, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट में के भी 5 सब स्टेजेस थे, जिनको याद करने के लिए कहा था आपसे। लता जल्दी पानी दे दीजिए, है ना, या कुछ और भी याद कर सकते हैं। तो LZPDD, तो जो ये था आपका फाइनल जो बीच में था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लता जल्दी पानी दे दे, तो इंपॉर्टेंट क्या है, लता नहीं है बेटा, पानी है, ठीक है ना। इस फेज में जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। ये जो वेरिएशंस यानी कि रिकॉम्बिनेंट का मेजर जो है वो प्रोसेस है, जैसे रिकॉम्बिनेंट और क्रॉसिंग ओवर से ही वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, तो ये नहीं है ना। नॉट पूछा था आपसे। द सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स, वाह, अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन किसमें हो रहा होगा भाई, फेज में, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट, और ये भी ध्यान रखिएगा कि सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। इसी वजह से प्लांट सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है उसे हम लोग जो है ए सेंट्रिक, और जो इसमें होते हैं उनको सेंट्रिक के नाम से भी जानते हैं, एस्ट्रल बोलते हैं उसमें, एस्ट्रल और एन एस्ट्रल, एस्ट्रल और एन एस्ट्रल। एनिमल सेल डिवीजन जो होता है वो एस्ट्रल होता है, और प्लांट को एन एस्ट्रल बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ करेक्टली डिस्क्राइब साइकिल, पहले क्या था बेटा, G1S G2 M फेज। तो G1 G2 गलत, G1S G2 कैरियो, एम फेज में भी पहले क्या था, कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस, उसके बाद हो गया साइटोकाइनेसिस। चेंज क्यों हो रहा है जी, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरकाइनेसिस ऑफ सेल साइकिल। इंटरकाइनेसिस, तो इंटरकाइनेसिस जो होता है ना, ये होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में, है ना। जो G1 था, S था, और जो G2 था, उसे आप मिला करके इंटरफेज कहते हैं, इंटरकाइनेसिस नहीं, इंटरकाइनेसिस है जब मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकंड के बीच का जो शॉर्ट गैप होता है उसे कहते हैं क्या, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के लिए इनकरेक्ट पूछा है, इट इज अ गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, करेक्ट। इट इज अ प्रिपरेटरी फेज फॉर मियोसिस सेकंड, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के बाद होता है, तो जाहिर सी बात है वो मियोसिस सेकंड में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट नहीं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चाहे वो माइटोसिस हो यानी इक्वेशनल डिवीजन हो, चाहे वो मियोसिस हो या मियोटिक डिवीजन जिसे आप रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सिर्फ वन टाइम होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लाइफ, ये बात सही है, तो ये रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बात, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस रेफर टू द डिवीजन ऑफ, कैरियो मीन्स हो गया क्या, न्यूक्लियस, है ना, और काइनेसिस मतलब हो गया डिवीजन, किसमें डिवीजन होगा, न्यूक्लियस, ठीक है ना। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, है ना, बायोमोलिक्यूल्स में है ना, इनऑर्गेनिक एनालिसिस में है ये, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म CO2 एंड वाटर वेपर्स, द एश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, यानी कि जो राख मिली आपको वहां पर जलने के बाद उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो अमीनो एसिड्स किसके द्वारा बनती थी, अटैच होती थी पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड किससे बनता था भाई, फिफ्थ एंड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिफ्थ एंड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड थर्ड एंड के जो है वो, थर्ड एंड के अमाइन ग्रुप के बीच में बनता था, थर्ड एंड के अमाइन और फिफ्थ एंड के इनके बीच में बॉन्ड बनता था पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। और एक प्रोटीन चेन में बहुत से पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इसलिए उसे हम कहते हैं क्या, प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक कहां बनेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, जब मोनोसेक्राइड्स आपस में अटैच होंगे
और ऑलिगो मतलब डाई ट्राई, है ना, या पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे, तब उनके बीच में बनता था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। फॉस्फोडाईस्टर, फॉस्फो ईस्टर और फॉस्फोडाईस्टर, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड तब बनेगा जब, पहले तो ये सुन लीजिए, शुगर जो है जब ऐड होगा नाइट्रोजिनस बेस से, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है इसे आप कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। ये दोनों मिलेंगे तो एक नया कंटेंट बन जाएगा, अलग अलग थे तो अलग अलग कंटेंट थे, है ना, अलग अलग चीजें थी, शुगर अलग है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस अलग है, लेकिन जब ये कंबाइंड हो गए थ्रू अ बॉन्ड तो एक नया कंपाउंड बन गया, जिसे आप कह रहे हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड, और उसका एक नया नाम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे आप, जैसे लिखा हुआ है मैन, अलग सब्सटेंस कह लीजिए, आप जो भी कहिए अलग टर्म है, और ये लिखा है गो, ये अलग बात होगी, मैन और गो अलग अलग कंटेंट है, लेकिन अगर इसको आप ऐड करके लिख दीजिए, ऐड करके लिख दीजिए, क्या बन गया भाई साहब, ठीक है। आइए, अब जो है, तो अब ये हो गया, अब इसके बाद अगर ये जो है ये जुड़ते हैं किससे, ये जुड़ते हैं अगर आपके, ये जुड़ रहे हैं आपके अगर फॉस्फेट से, तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है इसे आप कह रहे हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इसे आप कह रहे हैं क्या, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कह रहे हैं। और अगर, जब ये तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, अब ऐसे ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड, जब ऐसे ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड, है ना, ये यहाँ पे फिर फॉस्फेट, इधर हो गई शुगर, इधर हो गया नाइट्रोजनस बेस, तो यहाँ पर ये भी फॉस्फेट फॉस्फो ईस्टर है और इधर भी फॉस्फो ईस्टर है, या यहाँ फॉस्फो ईस्टर है, तो इनको जब मिलाएंगे आप तब इसे आप कहते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ये ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट या फाउंड इन, है ना, न्यूक्लिक एसिड, या कह लीजिए जब पॉलीमराइजेशन होगा किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। जबकि अगर सिर्फ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड पूछेगा तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट या फाउंड इन, या जब बनेंगे, कब बनेंगे, जब फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड होगा, जब एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा तब। और हाइड्रोजन बॉन्ड कहां थे बेटा, इन बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस, जिसमें ए के सामने जो है वो डबल बॉन्ड के साथ टी होगा, और जी के फ्रंट पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी होगा, आए थे चले गए, आए थे चले गए। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू विच कंपोनेंट, कंपाउंड, डबल रिंग है, प्यूरिन होगा, नाम बड़े दर्शन छोटे, किसके लिए, प्रिमिडीन के लिए, उसका रिवर्स ये हो गया। डबल रिंग के बाद अगर NH2 लगा था तो क्या होगा, एडिनिन, क्या होगा, एडिनिन, और अगर ये NH2 यहां आ जाए और यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाए तो हो जाएगा क्या, गुआनिन, और ये दोनों क्या है, प्यूरिन है, तो गुआनिन तो है नहीं ये, है ना, है एडिनिन का, एडिनिन दिया नहीं है ऑप्शन में आपके, तो प्यूरिन आपके, ठीक है ना। यही अगर साइटोसिन, अगर ग्वानिन का कब होता है, ये ग्वानिन कब होता है बेटा, ये NH2 यहाँ आ जाता और यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग जाता, जब डबल बॉन्ड O लगता तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव करना पड़ता और यहाँ आ जाता H, ठीक है, यहाँ बॉन्ड होना चाहिए था ये, ठीक है। और साइटोसिन का क्या होता है भाई, साइटोसिन सिंगल रिंग होती यहाँ पर, प्रिमिडीन है, नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड प्लेस पर, रेस्ट प्लेसेस पर कार्बन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये बनता प्रिमिडीन का। इसी में अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड O सेकंड प्लेस पर और यहाँ पर NH2 होता तो ये बन जाता किसका, साइटोसिन का। जब डबल बॉन्ड लगेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, है ना, ये वो प्लेस होगा जहां से ये जुड़ेंगे नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ेंगे, शुगर से, और ये वो प्लेस है जहां से ये जुड़ेंगे शुगर से, ठीक है ना, शुगर का OH, और ये H जो है वाटर जो है बन करके यहां से रिलीज हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा कौन सा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद यूरेसिल का कब होता है ये, जब इसकी जगह पर भी यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता तो यूरेसिल हो जाता, ये बॉन्ड तब हट जाता, फिर यहाँ पर H आ जाता, और इसी यूरेसिल स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर आप CH3 ऐड कर देते हैं, वो बन जाता है किसका, थाइमिन का। इसी वजह से थाइमिन का अनदर नेम होता है क्या, 5 मिथाइल। ये होगा खेल खत्म। नेक्स्ट आइए, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर मोस्टली, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है भाई, एंजाइम्स को याद करिए आप, कि एंजाइम्स जो हैं ये ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, है ना,
तो ऐसे एंजाइम जो केवल और केवल प्रोटीन पार्ट्स के मिलने से बनेंगे उन्हें आप कह देंगे सिंपल एंजाइम, वो हो गए सिंपल एंजाइम। और जिनमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, है ना, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, उसे आप कहेंगे कॉन्जुगेट या होलो एंजाइम, या कंपाउंड एंजाइम भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी कह सकते हैं। जो प्रोटीन पार्ट होगा, इसका दो पार्ट हो गए ना, प्रोटीन है लेकिन नॉन प्रोटीन भी है, जबकि इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, ओनली प्रोटीन। तो जब ये हो जाएगा तो प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट्स को आप एपो एंजाइम कह देते हैं। और होलो एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, होलो एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, से आप कह रहे थे कोफैक्टर, कोफैक्टर। और कोफैक्टर जो है, इस पे फिर टू टाइप्स हो गए। अगर ये इनऑर्गेनिक है, इसमें मेटल्स आयन आ जाएंगे। दूसरा, ये इनऑर्गेनिक हो गया, है ना। और दूसरा अगर ऑर्गेनिक होगा तो ये टू टाइप से अटैच होगा। अगर ये लूजली अटैच्ड है, किससे, एपो एंजाइम से, लूजली अटैच इजिली सेपरेबल है, उसे आप कह रहे थे को एंजाइम, ठीक है ना। और अगर टाइटली अटैच्ड है, नॉट इजिली सेपरेबल, तो उसे बेटा आप कहते हैं क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें हीम का एग्जांपल दे रखा है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट टाइटली, ठीक है, पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेक्स्ट पर आइए, कह रहा है इफ अ सेल हैज 14 क्रोमोसोम्स, यानी कि 2n की वैल्यू दे रखी है 14, और 2c इन G1 फेज, और G1 में जो है वो दे रखा है 2c, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स नंबर तो वही रहेंगे, कितने, 14 ही रहेंगे, 2c ही रहेंगे, ठीक है ना। एंड डीएनए अमाउंट, और डीएनए कब का पूछ रहा है बेटा, G2 का, एस के बाद होगा ना, ये डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। किसी एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है ना, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन अनचेंज या सेम। तो 2n और 4c हो जाएगा, तो 2n यही रहा और ये 4c हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका थर्ड। एडेनिन जो है उस एक्स से जुड़ के बना रहा है एडिनोसिन, और ये एक्स फिर क्या होगा, यहाँ पर ये एक्स होगा आपका शुगर, क्योंकि एडेनिन हो गया नाइट्रोजनस बेस, जब शुगर से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है ना। अब वो एडेनिन से जुड़ेगा तो एडिनोसिन बनेगा, है। ओसिन साइटो, याद है ना, साइटोसिन से ओसिन रिमूव करते हैं, ऊपर जोड़ते हैं, और यहाँ से इन हटता है, उधर जाता, कहता मैं दोबारा आ गया। याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर पूछिएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया। और उसके बाद जो है ये एडिनोसिन, जो कि ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये न्यूक्लियोसाइड जो है वो जुड़ा फास्फोरिक एसिड से और बनाया एडिनाइलिक एसिड। एक्स और वाई, तो एक्स जो है वो शुगर मॉलिक्यूल है, और ये जो है वो आपका क्या है, वाई फॉस्फेट ग्रुप है, यानी कि फास्फोरिक एसिड है। आंसर हो गया आपका सेकंड, ठीक है ना। मैं वो एग्जांपल बता देता हूँ, ये नहीं तो आप कहेंगे बोल बताया नहीं मैंने। एडिनिन, एडिनिन जो है जब जुड़ता है आपके शुगर से, है ना, अगर राइबोज शुगर होगी, यहाँ पे राइबोज शुगर होगी तभी एडिनोसिन लिखा है, तो इससे INE रिमूव कर दिया जाता है जब ऐड करके लिखा जाता है, तो और मिला के लिख देते हैं, और जोड़ते क्या है, ओसिन, OSINE, ये होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन। ऐसे ही ग्वानीन अगर जुड़ेगा शुगर से तो वो बन जाएगा ग्वानोसिन, उसमें भी INE से हटा के ग्वानोसिन बना देंगे। जब ये दोनों क्या हुए, प्यूरिन्स हुए। प्रिमिडिन्स में क्या था, साइटोसिन होता है नाइट्रोजनस बेस, साइटोसिन, ये जब जुड़ेगी शुगर से, मान लीजिए राइबो शुगर से जुड़ रही है, तो इनमें से ओसिन रिमूव होगा यहाँ से। और याद रखने के लिए बताए थे आपसे कि जो यहाँ से रिमूव होता है वो इन दोनों में ऐड होता है, किसमें, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना। और वहां से क्या हटाया था आपने, INE, तो जब ये ऐड करते हैं तब यहाँ पर इसका नाम होता है साइटी, ओसिन तो हट गया था, यहाँ पे आइडीन आ गया, आइडीन, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, साइटीन, ये आ गया आपका। तो यहाँ क्या ऐड किया, आइडीन। तो ये याद रखने के लिए जो यहाँ से हटाया गया वो प्रिमिडीन में जब वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा, IDINE। तो याद रखने के लिए बताया था, कह रहा है INE आपसे कह रहा है मैं दोबारा आ गया, मैं दोबारा आ गया, ठीक है ना। तो ये साइटिडीन बन जाएगा, थाइमिडीन बन जाएगा, यूरिडीन बन जाएगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि जब अगर यहाँ पर राइबोज शुगर होगी तो ये नाम ऐसे लिखे होंगे, इसमें डी नहीं लगा होगा,
और अगर यहाँ पर डीऑक्सीराइबो शुगर होगी तो एडिनोसिन से पहले डी, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन, डी ग्वानुसिन ना, डी साइटिडीन, डी थाइमिडीन, वहां पर यूरिडीन नहीं आएगा। और अगर राइबोज वाला होगा तो वहां पर थाइमिडीन नहीं, क्यों से कि यूरेसिल और थाइमिन में क्या था, थाइमिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए में और यूरेसिल होता है आरएनए में, जबकि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। O2 evolved in photosynthesis in green plants come from water, not from CO2। ये कैसे पता चला भाई कि जो है ये CO2 वाटर से ही रिलीज होता है? तो ये रेडियो एक्टिव जो टेक्निक थी उसके थ्रू जो है वो बताया गया था, है ना। रेडियो एक्टिव जो टेक्निक थी जिसमें ऑक्सीजन के जो है वो आइसोटोप्स यूज किए गए थे, O16 और O18। तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, जो गैस निकली उसको देखा गया तो वो कौन वाली थी, वो वाटर वाली थी जो वहां पे दिया गया था, ठीक है ना, CO2 वाली नहीं थी, ठीक है। जबकि एक्सपेरिमेंट ऑफ इंगलमैन यूजिंग क्लेडोफोरा एंड एरोबिक, तो इन्होंने तो ये बताया था कि जो है कि ग्रीन, रेड, हाँ सॉरी, ब्लू और रेड, ब्लू और रेड लाइट में जो है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा कलेक्ट हुए थे, इकट्ठा हुए थे। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ये बताया CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस या स्टार्च सिंथेसिस यूजिंग अ सुटेबल एच एक्सेप्टर मॉलिक्यूल लाइक H2S। तो ये बताया था कि हाइड्रोजन डोनर वाली बात हुई थी, ठीक है ना, ये बताया था इसमें इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट बताना है बेटा। कह रहा है पीईपी केस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन मीसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट। बिल्कुल बात सही है, जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट CO2 का फिक्सेशन होता है वो मीसोफिल सेल्स में होता है। किस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रूबिस्को अगर वहां होता, वो रूबिस्को जो है अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम होता या O2 का गड़बड़ होता, O2 ज्यादा हो जाती, कभी कभी वो जो है CO2 को छोड़ के O2 को जोड़ने लगता और फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं, ठीक है ना। तो इससे बचाने के लिए जो है रूबिस्को को जो है C4 प्लांट्स ने क्या अडॉप्ट कर लिया, उनको शिफ्ट कर दिया कहाँ, बंडल शीथ सेल में। और यहाँ पर नया एंजाइम आ गया जो कि जो है वो ऑक्सीजन से वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता था, ठीक है ना, फोटो रिस्पिरेशन को रोकने के लिए। 4 कार्बन OAA ऑक्जेलोस्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन बंडल शीथ सेल्स। नहीं बेटा, बंडल शीथ सेल में ये नहीं बनता, ये बनता है मीजोफिल सेल में, है ना। और मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है, किसमें, ये ट्रांसफर होता है बंडल शीथ सेल में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इनकरेक्ट ही बताना था ना, आंसर तो आ गया, बाकी आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। C4 एसिड रिलीज CO2 इन बंडल शीथ सेल ऑफ, ठीक है। ये जो C4 एसिड होगा इसी को आप मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड कहते हैं। कैल्विन साइकिल ऑकर्स इन सी, कैल्विन साइकिल जो है वो सभी में होगी, चाहे वो C3 पाथवे हो रहा हो चाहे C4 पाथवे हो रहा हो, बस सेल्स चेंज हो जाएंगी। अगर C3 पाथवे हो रहा होगा या C3 साइकिल हो रही होगी तब ये होगा मीजोफिल सेल्स में, और अगर C4 साइकिल हो रही होगी तब उस वहां पर कैल्विन साइकिल जो है वो बंडल शीथ सेल में हो रही होगी। फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल, तो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए जो है वो कितना जो है आपको ATP और NADP चाहिए था, कितना चाहिए था बेटे, 3 ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, किसके लिए, एक CO2 के रिडक्शन या फिक्सेशन के लिए। और एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 CO2 चाहिए होंगे, यानी कि इसकी 6 टाइम एनर्जी चाहिए होगी, आपको रिक्वायर्ड होगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए। और इतनी ही एनर्जी बनती थी एक लाइट रिएक्शन में, जिसमें लाइट रिएक्शन के दो पार्ट हो गए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, दोनों मिलाकर के 3 ATP और 2 NADPH। Which of the following is common to both cyclic and non-cyclic? सॉरी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या था, PS1 और ATP। डिफरेंस क्या था, नॉन साइक्लिक में PS2 और PS1 दोनों होते हैं, जबकि साइक्लिक में सिर्फ PS1 होता है।
नॉन साइक्लिक जो है वो ग्रेना में हो रही है, जबकि ये जो होता है वो स्ट्रोमा में हो रही है। ये दोनों मेम्ब्रेन सिस्टम है क्लोरोप्लास्ट के, है ना। स्ट्रोमा में हो रही थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खो जाता है, यहाँ पे कहाँ पे, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो है वो खो जाता है लास्ट में, कौन सा होता है, NADP। तो बनाता क्या है, NADPH, है ना। और तो जो PS2 था, उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो देने के लिए ब्रेक डाउनिंग होती है किसके, वाटर की, कहाँ पर, ल्यूमेन में। वाटर जब टूटता है, क्यों टूटता है, वो ना तो ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए टूटता है और ना हाइड्रोजन देने, वो टूटता है क्यों, इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इलेक्ट्रॉन देने के लिए टूट गया। अब वाटर जब टूटा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ऑक्सीजन जो है वहां से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल गए, हाइड्रोजन H+ आयन वहीं एक्यूमुलेट हो गए, कहाँ, ल्यूमेन के अंदर। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा है कि तीन रीजन हो गए, एक तो यहाँ ब्रेकडाउनिंग हुई वाटर की, एक बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो गया H+ आयन का, है ना, और फिर बाहर की तरफ स्टोमा में NAD जो है वो ऐड हो गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इन तीन रीजन से अंदर की तरफ ल्यूमेन में जो है वो H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और स्टोमा में कम हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। इसी को ब्रेक करने के लिए जब H+ आयन जो है वो F0 और F1 पार्टिकल से बाहर मूव करेगा, F1 पार्टिकल में एटीपीएस एंजाइम होगा, उसके मूवमेंट से वो एक्टिवेट हो जाएगा और सिंथेसिस कर देगा किसकी, एटीपी की। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो एक्सप्लेन करता है वो एटीपी सिंथेसिस को पूरा इन्वॉल्व कर दिया मैंने आपको। तो दोनों में जो कॉमन हो गया वो NAD सिर्फ किसमें बनता है, ये तो दोनों में बनता है, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में बनता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ PS2 नहीं, PS1 तो दोनों में होता है लेकिन PS2 सिर्फ नॉन साइक्लिक में होता है। एटीपी सिंथेसिस होती है दोनों में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ PS ये बात सही है। जबकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की जो ब्रेकडाउनिंग होती है ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में होती है, ठीक है। During the process of photosynthesis, oxygen evolution and NADP reduction are associated with, किससे एसोसिएटेड होता, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इवोल्यूशन भी होगा O2 का, उसी वाटर की ब्रेकडाउनिंग होगी, और वाटर जब टूटेगा तो ये जो है NADP में H में भी कन्वर्ट होगा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बताना है बेटे। विथ रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलिसिस, इट ऑकर्स आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इट इज एन एनेरोबिक, एनएरोबिक फेज, तो ये एनेरोबिक फेज में भी होती थी और एरोबिक में भी होती थी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो जो है एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहा हो, चाहे एनेरोबिक कर रहा हो। ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, बिल्कुल बात सही है। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, जिन्हें आप पायरुविक एसिड कहते हैं। फिर उसके बाद वो एरोबिक या एनारोबिक प्रोसेस में इंटर करेगा। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय आइसोमेरेज दिया हुआ है बेटा, ये एंजाइम है ना। जब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है वहां पर आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है ना, ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना। जो सिट्रिक एसिड होता है, इस सिट्रिक एसिड में जो है वो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इस वजह से इसे जो है आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। और चूंकि पहला प्रोडक्ट होता है इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं भाई, मान लें। तो ये बनता कैसे है, ये शुरुआत होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका फॉर्मूला आपका हो गया ये एसिटाइल कोएंजाइम, ये ऐड होता है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड से। ऑक्जेलो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ये ऑक्जेलो एस्टिक 4 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो जब ये ऐड होते हैं एक दूसरे के साथ तो यहाँ पर वाटर का यूज होता है, वाटर की ब्रेक डाउनिंग होगी पहले किसमें, H और OH में। तो ये जो H है बेटे, ये जो H है वो इसके साथ जो है वो बॉन्ड होकर के निकल जाएगा, और ये दोनों जुड़ के निकल जाएंगे क्या, को एंजाइम AS। ये को एंजाइम ए का केमिकल फॉर्मूला है, इसको जिसको आपने एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा हुआ, रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब ये रिमूव हो गया तो ये जगह यहाँ पे वैकेंट हो गई, ये OH जो है वो यहाँ ऐड हो गया, तो क्या हो गया, COOH। तो यहाँ पे हो गया COOH। ये इसकी बात कंप्लीट कर दी आपने। अब ये जो 3 हाइड्रोजन थे ना, 3,
इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन को आपने ओपन कर दिया, इसमें से ये हाइड्रोजन जो है, चूंकि ये जुड़ रहे हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं स्पेस होना चाहिए इसमें, है ना, वैकेंट होगा स्पेस तभी तो अटैच होगा। तो ये क्या हुआ कि ये यहाँ पर जो है, ये जो H था यहाँ से, ये H यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड, तो यहाँ पर H आ जाएगा, तो ये हो गया कार्बन, और H2 तो रह ही गया यहाँ पर, है ना, और उसके बाद यहाँ आ गए इस कार्बन पर, इधर की तरफ क्या हो गया, OH, इसको आपने इधर की तरफ शिफ्ट कर लिया, COOH, और फिर उसके बाद क्या था, CH2, और फिर उसके बाद क्या है बेटा, COOH। ये आपके जो है वो सिट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होते हैं, किसमें, सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं, और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, 1 2 3, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो कह रहा है कि जीटीपी सिर्फ एक बनता है, सिर्फ एक बनता है, वो भी कहां पर, जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए से फॉर्मेशन होता है सक्सेनिक एसिड का, सिर्फ एक जीटीपी, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके, एटीपी के, ठीक है। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपका, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट ऑकर्स इन द स्ट्रोमा लैमली मेम्ब्रेन स्लैग, यानी कि फोटोसिंथेसिस की वो प्रोसेस जो स्ट्रोमा लैमली में होगी, स्ट्रोमा लैमली में क्या हो रही थी, साइक्लिक रिएक्शन, है ना, तो उसमें क्या नहीं होता, तो क्या नहीं होता, तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 तो होता है, PS1 तो होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पाया जाएगा, एटीपी की सिंथेसिस भी होगी, लेकिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं होगा। ये कहाँ होगा, ये होगा जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या जब नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन हो रही होगी, तब होगा, जहां पर PS2 और PS1 दोनों होंगे। यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो क्यों पाया जाएगा भाई, और रिक्वायरमेंट क्यों होगी इसकी, जब H प्लस आयन इकट्ठा होंगे, उस H प्लस आयन को रिमूव करने के लिए ये चाहिए होगा, और ये एंजाइम जो है वो NADP के साथ ऐड करके जोड़ के हाइड्रोजन को बना देगा NADP, जिसको हम लोग काउंटिंग के लिए जो है, काउंटिंग के लिए जो है वो हम लोग जो है वो क्या बोलते थे इसको, काउंटिंग के लिए, एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन जो है रील आपकी ये था, है ना, तो ये जो है हमने हाइड्रोजन काउंट करने के लिए आपको यहाँ पे हम 2 लिख करके काउंट करते थे, जिसको बुक वगैरह में H प्लस H लिखा होता है, लेकिन हम 2 लिखते थे, क्यों, ताकि आप हाइड्रोजन को ढंग से काउंट कर सके, ठीक है। तो आपका लिए ये फॉर्म होता, चलिए ये फॉर्म ये करता था, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक, तो इसमें क्या था, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डैट नहीं होता, लैग पूछ रहा है ना, ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेज इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ना बाहर की तरफ होते हैं, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन थी, ऐसे मान लीजिए ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये इस तरफ लगे हुए थे, अंदर की तरफ, है ना, पेरीफेरी पे लगे हुए थे, तो कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आपके। When fats are used in respiration, the RQ is more than one, नहीं बेटा, है ना, फैट्स जब यूज होगा एज अ सबस्ट्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स की RQ थी क्या, 1, फैट और प्रोटीन्स की लेस देन 1, ऑर्गेनिक एसिड की 1 से ज्यादा थी, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड to the volume of O2 consumed in respiration is called RQ, तो RQ का फॉर्मूला यही था, CO2 evolved upon O2 consumed, ठीक है ना, तो ये सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और सेकंड इनकरेक्ट है, और सेकंड करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी का बनना, है ना, एडीपी प्लस आईपी, है ना, जब जुड़ते हैं तो एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसे आप कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन जो है वो 3 टाइप्स के हैं, अगर ये प्रोसेस या रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है तो उसे आप कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि फोटोसिंथेसिस में था, और अगर ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जा रही है उसे सबस्ट्रेट लेवल या डायरेक्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते थे, जो कि ग्लाइकोलिसिस में भी होता है, और पीसीए साइकिल में भी एक जगह पे है जहां पर जीटीपी आपने पढ़ा अभी, और अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उसे आप कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन,
जिसमें 34 एटीपी बनते थे एरोबिक रिस्पिरेशन में, कहा ईटीएस के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो कौन था, एनएडीपी। एनएडीपी जो है वो लास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, ठीक है ना। एनएडीपी जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था जो ऐड कर लेता था H प्लस आयन के साथ जुड़ करके और एनएडीपी रिडक्टेज की प्रेजेंस में बना देता था, ठीक है। Ingenhausen experiment shows that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green part of plant, while in the dark they did not. He identified these bubbles to be, तो वो bubbles क्या थे, जब उन्होंने कलेक्ट किया उसे देखा आइडेंटिफाई किया तो क्या निकले थे, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन। तो ये जो है इसमें जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एनएडीपी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, enzyme that is responsible for primary fixation of CO2 in C3 plant, C3 plants में जो प्राइमरी फिक्सेशन होता है वो RUBP कार्बोक्सिलेज का, जबकि प्राइमरी फिक्सेशन जो होता है, जो प्राइमरी फिक्सेशन होता है इसका C4 में, तो वहां पर जो प्राइमरी फिक्सेशन था वो PEP कार्बोक्सिलेज करता था और फाइनल फिक्सेशन जो है वो RUBP कार्बोक्सिलेज करता था, एक मीजोफिल सेल में और दूसरा बंडल सेल में, जबकि C3 में मीजोफिल सेल्स में RUBP करता है। करेक्ट इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, देख लीजिए भाई। तो वाटर की जो ब्रेक डाउनिंग होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन H प्लस आयन प्लस H प्लस आयन प्लस क्या, OH माइनस, ये OH जो है ये फिर ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने यहाँ से, और फिर ये OH जो है वो कन्वर्ट हो गया आपके H2O प्लस O2 गैस, ठीक है। अब इन तीन स्टेप्स में ये ब्रेकडाउनिंग हुई वाटर की, इसको जो है बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ना तो 2 और ना ही 3 से ये बैलेंस होगा, हमें यहाँ पे 4 लगाना होगा, 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हो गई 4, तो ये हो गया 2, ठीक है ना, 2 2 4, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। बी आए कहाँ से थे बेटा, यहाँ से, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, जब ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये सभी 4 4 हो गए। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने बैलेंस कर ली है, अब इसको जो है हम सम करेंगे, जब सम करेंगे तो बोथ साइड जो चीजें लिखी होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, बोथ साइड जो है चीजें जो लिखी होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है ना, और ये 2 वाटर कैंसिल हो गया इससे, तो बचा क्या, 2H2O रिवर्सिबल रिएक्शन 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस, ठीक है ना, देख लीजिए कहाँ पे आया है, 2H2O 4H प्लस आयन O2 और 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रोमा लेमली मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा लेमली है ना, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, है ना, मेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं जिसमें अगर ये इंडिविजुअली पड़े हैं तो इसे आप स्ट्रोमा लेमली कह देते हैं, और यही स्ट्रोमा लेमली अगर क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का इकट्ठा हो जाए वैसे अगर ये कलेक्ट हो जाते हैं तब इसे आप ग्रेना कह देते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो सिर्फ क्या था, PS1 था, PS1, ठीक है, इनमें सिर्फ PS1 होता है और इसमें PS1 और 2 दोनों, 2 कहाँ पे था बेटा, ये जो मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो रही है, तो जहां पर ये अप्रेस्ड एरिया है, ये यहाँ पर PS2 है और यहाँ पर PS1 है, ठीक है, एक्सपोज्ड एरिया पे, तो वो तो होगा ही नहीं, 1 होगा ओनली, रिडक्टेज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग होती नहीं थी। कह रहा आउट ऑफ द two statements given here, C4 plants are more effective in productivity as compared to C3, ऐसा क्यों था, क्योंकि इनमें फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि रूबिस्को जो है वो कहा था, बंडल सीड सेल में था और वो गैसियस एक्सचेंज के लिए नहीं थी, है उसमें बंडल सीड सेल में नहीं जा पाती थी, इसीलिए CO2 उस फॉर्म में ना जाकर के एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और पीपी केस जो होता है वो मीजोफिल सेल्स में CO2 को एक्सेप्ट, C4 प्लांट शो फोटो रिस्पिरेशन एट हाई, नहीं ये शो नहीं करते, ठीक है ना, लगभग ना के बराबर नेग्लिजिबल जो है वो शो करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, बी करेक्ट, ए करेक्ट नहीं, फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है ना, इसमें हो जाता है कि ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है, तब होता है आंसर ये वाला। नेक्स्ट आइए,
टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीएस रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ठीक है ना। तो टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है कौन होता है, वो ऑक्सीजन होता है ईटीएस में। और ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेता था, साइटोक्रोम 4 से, है ना। साइटोक्रोम 4 से, इसमें 3 याद है ना, जो साइटोक्रोम 3 था वो था आपका B C1C A A3, ये था आपका फोर्थ। इससे ऑक्सीजन रिसीव करता था, जबकि ये जो है वो मोबाइल कैरियर की तरीके से काम करता था। इन बिटवीन 3 एंड 4, ये थर्ड है कॉम्प्लेक्स और ये है आपका फोर्थ। ये हो गया आपका। इसके बाद आ गए आप, कह रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन टीसीए ऑफर्स व्हेन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कि डायरेक्ट जो है वो एटीपी कब बनता है ना, तो यहाँ पर जीटीपी बनता था जो कि इक्विवेलेंट है एटीपी के। तो वो बनता था कब, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सेनिक एसिड में चेंज होता था तब, ठीक है ना। एक ही स्टेप था जहां पे ये बना। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में क्या कह रहा है भाई, causes partial oxidation of glucose यानी कि one molecule to form two molecule of pyruvic acid and 2 ATP as net gain। तो ग्लाइकोलिसिस में है जब वो NAD जो है वो जाएगा इधर माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि ईटीएस में, तब जाकर के उससे 6 एटीपी बनेंगे। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल का टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 एटीपी एज नेट गेन, टेक्स प्लेस इन ऑन लिविंग सेल्स, यूजेस 2 एटीपी एट एवरी स्टेप। ध्यान से बेटा, एवरी स्टेप लिख दिया है, एवरी स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप में यूज होता था। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब, और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है तब। ये स्कीम वॉज गिवन बाई इम्बडेन मेयरहॉफ पर्नस, इसी वजह से आप इसे ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट कौन था। ये गलत हो गया आपका थर्ड वाला, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ इस पे ध्यान दीजिएगा बस। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई पायरुविक एसिड कोएंजाइम में NAD यूज हुआ, ये हो गया आपका पायरुविक डिहाइड्रो कॉम्प्लेक्स हो गया। और ए क्या बनाएगा, तो ए बनाएगा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम, जिसका अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपके लिए केमिकल स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, ठीक है ना। और बी जो होगा वो क्या होगा, CO2, पहला CO2 रिलीज होगा। ये हो गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है। स्मॉल प्रोटीन अटैच टू, स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर, आउटर सरफेस है ना। ये अगर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, तो इसके आउटर सरफेस पे बाहर की तरफ, तो ये इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और ये इसका हो गया मैट्रिक्स, ये हो गया क्या, मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल एंड इज मोबाइल, मोबाइल कैरियर कौन होगा, तो साइटोक्रोम C, है ना। B C1, है ना, ये थर्ड वाला था, और उस पे क्या था, A3, उसके बीच में पाया था मोबाइल कैरियर, ये हो गया आपका साइटोक्रोम C। Which of the following is not an external factor influencing photosynthesis? एक्सटर्नल फैक्टर, दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एक प्लांट के फैक्टर हो गए इंटरनल, है ना, और जो प्लांट से बाहर के हैं वो क्या है, एक्सटर्नल। तो नॉट एन एक्सटर्नल, नॉट एन एक्सटर्नल में कौन आ गया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो इंटरनल फैक्टर्स में इंक्लूड होता है या मेंशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू एंड रेड wavelength is maximum by chlorophyll A. Chlorophyll A is the chief pigment of the photosynthesis. दोनों पॉसिबिलिटीज करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट आइए, chemiosmosis hypothesis given by Michel proposed the mechanism of the chemoosmotic hypothesis। प्रीवियस कई क्वेश्चन में बताया आपको, ठीक है ना, कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होती है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए दी गई, किस लिए दी गई, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। When glucose is completely oxidized in eukaryotic cell, out of 36 ATP, only 4 are produced at substrate level। और इस 4 में कहा होंगी, 2 हो गई ग्लाइकोलिसिस में और 2 हो गई आपके टीसीए साइकिल में। क्योंकि टीसीए साइकिल 2 टाइम्स होगा, क्यों 2 टाइम्स होगा, पायरुविक एसिड 2 बने थे, या कह लीजिए कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 2 बने थे, ठीक है ना। एक में एक एक बनता है, बात सही है, सबस्ट्रेट लेवल बनता था डायरेक्ट। और प्रोड्यूस्ड एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, उसे प्रोड्यूस, चलो
मान लेते हैं इसमें प्रोड्यूस लेवल, नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज 2 एटीपी। नेट गेन ऑफ एटीपी जो इसमें से हो रहा है, मतलब ये चार जो दिया है इसमें से जो हो रहा है वो दो इससे हो रहे हैं, ठीक है ना, दो इससे हो रहे हैं, बाकी दो को एक्सप्लेन नहीं किया है। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज 2 एटीपी इन इन या तो इसको सबस्ट्रेट लेवल लिखना चाहिए था क्योंकि चार बनते थे ग्लाइकोलिसिस में और दो का कंज्यूम होते थे तो दो का नेट गेन हो गया, ठीक है ना। तो एटीपी का डायरेक्ट में सबस्ट्रेट, ये क्लियर नहीं किया कि सबस्ट्रेट लेवल की बात कर रहा है या कि जो है वो एनारोबिक की, एनारोबिक में दो ही बनेंगे वो, ठीक है ना। खैर, तो ये हो गया गेम इसमें। तो ये वैसे भी ये जो दिया हुआ, अगर इसको हम मान भी लेते हैं कि ये उसी की बात कर रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है सबस्ट्रेट लेवल, तो भी जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो 36 बनते हैं उनमें ये जो 4 है, 4 में से दो और दो वहां पे बने कहां पर, पीसीए साइकिल्स में बने। अगर मान लीजिए हम इसको कहते हैं कि ठीक है ये इसी से सबस्ट्रेट लेवल को ही मेंशन कर लेते हैं हम, तब जो है इसमें हो जाएगा कि इफ बोथ सेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट द सेशन, ठीक है ना, सही रीजन नहीं है, ठीक है ना, सही रीजन नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ यही है कि नेट गेन ऑफ एटीपी जो है वो यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था कि कहाँ दिया हुआ है इस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के लिए, तो सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए तो कह रहा है कि अल्फा कीटो, नहीं यही गड़बड़ हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन का होता है ना, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, सिस एकोनेटिक 6 कार्बन का है, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड 6 कार्बन का है। लेकिन जब ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटो बनता है तो यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि एक CO2 रिलीज हो जाती है, तो यहाँ पर 5 रह जाता है। और उसके बाद जितने भी आगे हैं सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, ये सभी 4 कार्बन का, ठीक है ना। फाइंड द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ऑड वन बताना है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में आपका मैलिक एसिड भी बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ये भी बनता है, सिट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड नहीं बनता है, ठीक है ना। यस,